श्री डॉक्टर मुखर्जी के विचारों के प्रति उनके जो घोषणा पत्र उन्होंने बनाया था, और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी विचारधारा की प्रेरणा विदेशों से प्राप्त हुई, चाहे वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे, लेकिन उनकी विचारधारा जो है वो ऐसी है कि जिसमें अलग अलग विदेशों के पुट हैं। जनसंघ की ओर से बल इस बात पर था कि हम भारत की राजनीति को भारतीय संस्कृति और भारतीय मर्यादा और भारतीय मूल्यों के आधार पर निर्माण करें। तो गुरुजी ने उनको कहा कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपने जो घोषणा पत्र भी बनाया है वो बहुत अच्छा है, और आप आगे बढ़े, और निश्चित रूप से हमारे जो लोग राजनीति में रुचि रखते होंगे वो आपके साथ जुड़ेंगे स्वाभाविक रूप से। और वो हुआ। लेकिन मैं जो उल्लेख कर रहा था कि शुरू में ही ऐसे भयंकर आघात सहने पड़े। पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय जनसंघ का कानपुर में। मैं उन दिनों में राजस्थान में था, और राजस्थान से हम जो थोड़े बहुत लोग गए थे वहां पर, उनमें भैरव सिंह जी शेखावत भी थे, सुंदर सिंह जी भंडारी भी थे, हम लोग सब गए थे। और तब पहली बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहां पर सुना, और उस कानपुर के अधिवेशन का कोई थीम था जो उन्होंने प्रस्तुत किया, तो वो ये कि हम राष्ट्रवाद में निष्ठा रखते हैं, देश की एकता में विश्वास रखते हैं, नेशन फर्स्ट के प्रिंसिपल में विश्वास रखते हैं। विभाजन तो अंग्रेजों ने करवाया मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, लेकिन जो भारत बचा है उस भारत में भी जो विभेद है, उन्होंने कहा कि मैं पंडित नेहरू से सहमत नहीं था जब वो जो कश्मीर के लिए अलग संविधान की कल्पना कर रहे थे, इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में जो ऐसे जयघोष बने हैं, उद्घोष बने हैं, नारे बने हैं कि जो मन में टिक जाते हैं, और उन नारों में केवल मात्र नेगेटिविटी नहीं होती, लेकिन एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है और लक्ष्य प्रकट होता है। तो उनमें वो पहला नारा था जो कानपुर के जनसंघ के पहले अधिवेशन में हमने प्राप्त किया कि एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे। राष्ट्र की एकता, उसको प्रतिबिंबित करते हुए कहा कि दो विधान नहीं चाहिए। भारत का संविधान बना है तो बाकी सारे रजवाड़े जो थे उनके भी अपने अपने छोटे छोटे संविधान थे, वो सब खत्म हो गए और वो सम्मिलित हो गए इसमें। ये अकेला कश्मीर का संविधान क्यों रह गया? दो प्रधान कैसे होंगे? आपको शायद पता नहीं होगा कि शुरू में हमारे राष्ट्रपति भले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों भारत के, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अधिकार क्षेत्र वह पूरे भारत पर था, लेकिन पठानकोट के आगे नहीं जाता था। वहां पर अधिकार क्षेत्र प्रधान के नाते, राष्ट्रपति के नाते वहां का, वह वहां के सदर रियासत का था। उसको प्रेसिडेंट नहीं कहते थे, राष्ट्रपति नहीं कहते थे, उसको सदर रियासत कहते थे, और वहां सदर रियासत का अधिकार था। इतना ही नहीं, तो तीसरी बात उन्होंने कही कि दो निशान नहीं चलेंगे। तिरंगा झंडा, वो तिरंगा झंडा वो भी पठानकोट तक जा सकता था, कश्मीर कन्याकुमारी जा सकता था, कश्मीर नहीं जा सकता था, और वहां का अपना झंडा था, वही चलेगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस अधिवेशन में
कानपुर के अधिवेशन में घोषणा की कि मैंने तय किया है कि मैं इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार नहीं करूंगा, और इस प्रकार की स्थिति को चुनौती देने के लिए जो उन्होंने अजीब व्यवस्था की है कि अगर कोई जम्मू कश्मीर जाना चाहे तो उसको परमिट लेकर के जाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की सरकार का परमिट लेकर के जाना पड़ेगा। वैसे ही जैसे कोई विदेश जाता है तो वीसा लेकर के जाना पड़ता है। जो कि डॉक्टर के नाते भी उनको जानते थे, उनके स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। डॉक्टर मुखर्जी की माता जी, उनका और डॉक्टर बीसी रॉय का जो पत्र व्यवहार हुआ पंडित नेहरू के साथ, वह मार्मिक है, वो उल्लेखनीय है। और उन्होंने कहा कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, पता तो लगे। और इतनी बड़ी घटना हुई, कोई जांच भी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। मुझे स्वयं याद है, मैं जयपुर में जनसंघ के कार्यालय में था, जब रात्रि को 3 बजे करीब एक पत्रकार ने आकर के नीचे से आवाज लगाई और रो रहा था बुरी तरह से, और मुझे आवाज लगा करके कह रहा था कि आपको पता लगा कि डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु हो गई। जन्म हुआ पार्टी का और उसके थोड़े ही दिन बाद चले गए। ये ठीक है कि उसके बाद हमने डॉक्टर रघुवीर को खोया। डॉक्टर रघुवीर भी एक हमारे अध्यक्ष थे आगे चल करके, और 68 में हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को खोया, वो भी अध्यक्ष थे। तो 51 में जन्म हुआ और पहले 17 साल में 68 में डॉक्टर मुखर्जी को खोना। और डॉक्टर मुखर्जी को जब खोया था तब तो स्थिति ऐसी थी कि डॉक्टर मुखर्जी को छोड़ करके और किसी पार्टी के नेता को हिंदुस्तान में पहचानते भी नहीं थे, न दीनदयाल जी को, न अटल जी को, न नाना जी को, न किसी को, वो नाम भी परिचित नहीं थे। उस स्थिति में से निकल करके पहुंचे यहाँ पर, आज जहाँ पहुंचे हैं, ये कोई साधारण अचीवमेंट नहीं है, असाधारण अचीवमेंट है भारतीय जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसमें डॉक्टर मुखर्जी का योगदान तो इतना था कि उन्होंने जन्म दिया, लेकिन सचमुच जिन्होंने उसको एक मजबूती के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इवॉल्व किया, वो करने वाले तो स्वयं पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, कि जिनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। और ये तथ्य डॉक्टर मुखर्जी ने उस कानपुर के अधिवेशन में पहचाना, जब उनकी पहली उनसे भेंट हुई और थोड़े दिन साथ साथ काम किया, तब उनका एक वाक्य है कि जो बहुत कोट होता है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देख करके तो मैं चकित हूं। हमारे पास अगर 4-5 दीनदयाल होते तो हम हिंदुस्तान का नक्शा बदल देते। दिस वॉज एग्जैक्टली वर्ड्स उनके क्या थे, बट इट वॉज द सब्सटेंस वॉज दिस, कि मेरे पास अगर 4-5 भी दीनदयाल होते तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम हिंदुस्तान का नक्शा बदल देते। और मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा संपर्क जब से दीनदयाल जी से आया, और ये आया मेरा 48 में, मैं 47 में कराची से इधर आया, फिर राजस्थान में था, लेकिन 48 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, और प्रतिबंध लगा तो इस कारण था कि पहले लोगों को संदेह था कि शायद गांधी जी की हत्या में कुछ इनका हाथ होगा। लेकिन थोड़े ही दिन बाद सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि आई हैव बीन फॉलोइंग द इन्वेस्टिगेशंस डे टू डे एंड द आरएसएस हैज नथिंग टू डू विद दिस ट्रेजेडी। लेकिन फिर भी प्रतिबंध चला कुछ समय, ये तो जानकारी महीने भर में मिल गई। क्यों चला, उसका एक कारण था कि कहा गया था कि
आरएसएस जो है वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। सीक्रेट कैसे है? का उसका कोई संविधान ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो गुरुजी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो यूके का भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी फैमिली का भी नहीं होता, लेकिन उसके कारण कोई वो सीक्रेट बॉडी नहीं होती। लेकिन कहा कि संविधान बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे, और संविधान बना दिया। और संविधान जब बन रहा था तब मेरे परिचित राजपाल पुरी थे, वो यहाँ पर थे, वो भी उस काम में लगे हुए थे एक नाथ जी के साथ साथ। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप यहाँ आ जाओ दिल्ली थोड़ा। और दिल्ली में आया तब मेरी दीनदयाल जी से पहली बार भेंट हुई, क्योंकि दीनदयाल जी भी इस काम में लगे हुए थे। और मैंने देख करके और फिर आगे चल करके और निकट का संबंध आया। तो मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि एक व्यक्ति के गुण किस किस प्रकार से आके जा सकते हैं। पहले पहले तो हमने कोई शब्द सुना कि भाई किसी की बुद्धिमत्ता, किसी की योग्यता, किसी की श्रेष्ठता पहचाननी हो तो उसका मापदंड ये है कि उसका इंटेलिजेंस कोशेंट कितना है, आईक्यू कितना है, ये सुना। विद्वान होते हैं तो बहुत आईक्यू हाई होता है, पता नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू क्या होगा, पता नहीं, तो गजब होगा। और भी बहुत सारे विद्वान हमको मिलते थे, जब भी मिलते थे बड़े हम प्रभावित होते थे। आगे चल करके हमने एक पुस्तक पढ़ी कि जिसका टाइटल था ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, कि व्यक्ति का आईक्यू भले ऊंचा हो लेकिन अगर ईक्यू लो है तो व्यक्ति वो प्रभावित नहीं करता। उसको अगर गुस्सा ज्यादा आ जाता है हर बात में, अगर उसका स्वार्थ का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण इमोशनल कोशेंट लो है, ईर्ष्या बहुत होती है उसको, तो वो व्यक्ति जो है वो अच्छा नहीं लगता। बड़ा विद्वान होगा लेकिन अगर ईर्ष्या उसमें बहुत है, उसमें गुस्सा बहुत है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो प्रभावित नहीं करता। लेकिन मैं मानता हूं कि आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ईक्यू है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल कोशेंट, वो कितना है। और दीनदयाल जी को मैंने जो देखा, मैं हमेशा मानता था कि ये असाधारण व्यक्ति है, इसको गुस्सा खैर कभी तो आता ही नहीं, लेकिन ये अपने बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकता।